याद करो मैं टीचर, याद आया कुछ? अब कोई नहीं आएगा अंदर, सही है। अब कल से तो सारे आ जाएंगे आप लोग। आ जाएगा, आ जाएगा। ऊंचा बोलो। गवर्नमेंट बोलती रहे, गवर्नमेंट की कौन सुनती? वो तो कयामत तक भी बंद करा दी तालीमी इदारे, उनसे मत पूछो। ये वाला हम अभी बता रहे थे, ये क्लासिफिकेशन पिछले 3 लेक्चर में रिवाइज कराई है, अभी तक भी नहीं याद हुई। फिर बोलते पेपर नहीं लगता हमारा। पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, पेपर कहीं का भी लगे, इससे तो बहुत टाइम लगेगा। कहाँ तक पढ़ी कुछ किसी को याद है? इसको उठा दो। हमारे लोगों को याद, कहाँ तक पढ़ाते हैं? मुझे प्लीज ऑनलाइन बच्चे हमारे साथ ही बता दें पहले, उनको मैं सुनाई दे रही हूँ। आवाज आ रही है क्लास ऑनलाइन वाले बच्चों को? ओके ठीक। अल्लाह, मैंने दरवाजा बंद किया था, कहाँ से आए तुम लोग? कौन सा दरवाजा? 11 बजे था लेक्चर, 11:15 हो गया। कहाँ तक पढ़ा लास्ट टाइम? तुम लोग सबसे पूछ रही हूँ। टॉपिक बताओ बेटा, आइडियोलॉजी तो हर टॉपिक में है ना। बिल्कुल जाहिल बच्चे हो। शाबाश, शुक्र, थैंक यू। बर्निंग माउथ सिंड्रोम पढ़ लिया था? कितनी टाइप्स थी? बर्निंग माउथ सिंड्रोम की कितनी टाइप्स थी? 3 टाइप थी, शाबाश। तुम लोग आगे आ जाओ यार, तुम्हें क्या हंसी आ रही है? आगे आ जाओ प्लीज। इतनी दूर जाके क्यों बैठे हो? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया का। तो बाकी आओ करते हैं टीचर्स क्लास में खाने को। अच्छा पी लो। नहीं खाया तुम लोगों ने खाना? तुम लोग की ब्रेक नहीं होती? और सिर्फ मेरे क्लास में ब्रेक होती है? मेरी जगह किसी और का होता देखते में कैसे। अच्छा खाते पीते रहो लेकिन सुन लो लेक्चर। ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया क्या है? अच्छा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कौन सी नर्व है? क्या कहाँ सप्लाई करती है ग्लोसोफेरेंजियल? सेंसरी है या मोटर है या मिक्स्ड है? ठीक है। टंग टंग को सप्लाई करती है सेंसरी, कौन से हाफ को करती है टेस्ट के? ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर? पोस्टीरियर 1/3 को। एंटीरियर 1/3 को फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की ब्रांच कॉर्डेट। ठीक है। अब फंक्शंस, एक जनरल फंक्शंस पढ़ो जल्दी से, रीड करो यार। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ अमित, हाँ हाँ। ग्लोसोफेरेंजियल के जनरल फंक्शंस क्या है? ये इसको गायब कैसे कर सकते हैं? ठीक, जल्दी जल्दी रीड करो, जल्दी जल्दी।
ठीक है, टेस्ट सप्लाई कौन कौन से टेस्ट सेंसेशन चले जाएंगे? अरोमा, ऊंचा बोलना जरा। रिजेंबल किससे कर रहा है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया से। ठीक है, और जेमिनल न्यूरैल्गिया से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया वाला पेन, ग्लॉसोफेरिंजियल का। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसमें? शाबाश। दूसरा, यूनिलेटर तक जेमिनल न्यूरैल्गिया। ठीक है, तीसरी बात, आपका जो ग्लॉसोफेरिंजियल का पेन है वो पोस्टीरियर थ्रोट और टॉन्सिल्स की तरफ होगा। थ्रोट और टॉन्सिल्स की तरफ क्या आपकी ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई कर रही है? नहीं कर रही। फेरिंजियल मसल्स को, सॉफ्ट पैलेट की तरफ को नहीं कर रही। तो उस रीजन में जब पेन स्पेसिफिक पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मैं जब सॉलो करता हूँ कुछ तो मैं बिल्कुल इतना सिवियर पेन होता है कि पेशेंट मोस्टली अपना मुंह जो है ना स्टैटिक रखते हैं, मुंह बंद भी नहीं करते और सॉलो कुछ नहीं करते। वो स्लाइवा भी अगर उस निकलने लगे बहुत शदीद पेन स्टार्ट हो जाता है, पेन ट्रिगर हो जाता है। न्यूरैल्जिया का जो भी पेन होता है, नर्व रिलेटेड पेन, वो बहुत सिवियर होता है। कभी किसी को हुआ है न्यूरोपैथिक पेन? बहुत सिवियर और एसिम्प्टोमेटिक, बिल्कुल वो होता है, इडियोपैथिक होता है, आपको पता नहीं होता कि रीजन क्या है। मुझे एक दफा हुआ है आर्म में, वो खत्म हो गया था, दोबारा रिकट नहीं हुई, लेकिन वो आप कुछ भी खा लो तो ठीक नहीं होता। मतलब कीटो रिलैक्स लगाया मैंने तो वो जाके कोई ठीक हुआ था 2 दिन बाद। तो सोचो अगर किसी के थ्रोट में ऐसा पेन हो, इतनी बहुत तकलीफ देगी। ठीक है, पेन कैसे? शार्प लेंसिनेटिंग फीचर पेन के कैसे? क्लासिक बिल्कुल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया, शार्प है, लेंसिनेटिंग है, बात नहीं कर रहा। ठीक है, ट्रांजिएंट है, रेडिएटिंग टुवर्ड्स ईयर, कान की तरफ रेडिएट कर। ट्रिगर्ड बाय क्या? स्वेलिंग, स्वेइंग एंड कफिंग। क्योंकि जिस 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 काम में आपके कफ रिफ्लेक्स, जिस जिस सॉफ्ट पैलेट और फेरिंक्स इन्वॉल्व हो रहा है, जिस जिस फंक्शन है, उस फंक्शन को जब हम परफॉर्म करने लगेंगे, पेशेंट जब परफॉर्म करेगा उस टाइम पे इसका पेन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, लेंसिनेटिंग पियर्सिंग पेन होता है, बहुत शदीद पेन। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक जो क्लासिक वर्ड है जो हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, इनके साथ नहीं यूज करते। तो उसको अगर बीसीक्यू में ऐसे भी पूछते हैं ना, बहुत जनरल करके भी अगर आपसे पूछते हैं सवाल, लेकिन अगर टर्म को यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिक शॉक लाइक, तो फिर हमारा सारा डायग्नोसिस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक शॉक लाइक नहीं कहते, शार्प पेन है ऐसा वैसा है, और साइड बता देते हैं कि सॉलिंग में है पेशेंट को, स्पेसिफिकली ज्यादा पेन जो है वो सॉलो कर रहा है या डेग्लूटेशन कर रहा है, डेग्लूटेशन ही कहते हैं, तब उसको पेन ट्रिगर हो रहा है। तो हम अपनी बीसीयू को फिर उस तरह फिर आंसर करें। ठीक है, ज्यादा हमारी पढ़ाई हमारी उससे रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, तो मेरे ख्याल से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही आते हैं, लेकिन रेयर भी पता होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या, इट मे बी सो सिवियर दैट पेशेंट मे बी टेरिफाइड टू swallow their saliva and try to keep tongue and mouth completely immobile। मतलब इस तरह स्टैटिक रखते हैं, मुंह बिल्कुल हल्का सा खुला रखेंगे, बंद भी नहीं करेंगे, और saliva भी निकलने से खौफ हो रहा होगा उनको। टेरिफाइड मतलब खौफजदा होंगे कि हम जब निकलेंगे जाहिर है पेन ट्रिगर हो जाएगा, बहुत सिवियर है। रीजन क्या है, एटियोलॉजी क्या है, रीड कर दो फातिमा। देखो ग्रोथ है ना और ट्यूमर है, ये थोड़ी इंटरलिंक सी चीज है। ट्यूमर हम स्पेसिफाई कर देते हैं मेटास्टेटिक या कैंसरस चीजों के लिए, ग्रोथ बिनाइन भी हो सकती है। तो कोई भी रीजन, कोई भी ग्रोथ, कोई भी हाइपरप्लेजिया किसी भी टिश्यू का जो सप्रेस करा हो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व को, वो क्या कर देगा, उसको हमने कॉज में काउंट किया है। ट्राइजेमिनल के कॉज याद है कैसे क्लासिफाई हुए हुए थे? ट्राइजेमिनल कितना टाइप, कितनी टाइप्स है ट्राइजेमिनल, क्लासिफिकेशन कैसे की? प्राइमरी है, सेकेंडरी है? प्राइमरी इज, यार इतना गंदा पढ़ाते हैं हम लोग,
तुम लोग भूल जाते हो, अफसोस होता है मुझे, फिर क्या गंदा पढ़ाया मैंने। प्राइमरी इज इडियोपैथिक, सही है, प्राइमरी क्लासिक भी बोलते हैं उसको, प्राइमरी इडियोपैथिक भी बोलते हैं। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया मोस्टली फ्रीक्वेंटली हमारे पास क्लिनिक्स पे रिपोर्ट करते हैं पेशेंट, वो क्लासिकल उनकी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। सेकेंडरी क्या होता है, जो किसी इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी की सूरत में रिजल्ट करता है, उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। ट्रीटमेंट दोनों का फिर बिल्कुल फर्क हो जाएगा। अगर हम सेकेंडरी न्यूरैल्जिया में कार्बामेज़ेपिन देते रहें, पेशेंट का पेन कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं कंट्रोल होगा? क्योंकि उसका कॉज इडियोपैथिक वाला कॉज नहीं है, उसका कॉज है कोई इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी जो सप्रेस करिए। जब तक वो पैथोलॉजी रिमूव नहीं होगी तब तक पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, यही वजह है कि हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियाज में और सारे न्यूरैल्जियाज में हम लोग अपना सीटी और एमआरआई करा रहे होते हैं। क्यों? हम उसके कोई भी में या स्कल में या इंट्राक्रेनियल कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी पैथोसिस है, उसको एक्सक्लूड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, सिवाय तुम्हारे कोई सुन नहीं रहा मेरी बात। यस में भी बोलते थे हम बचपन में, तुम लोग नहीं बोलते हो। ठीक, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की इटियोलॉजी को हमने क्लासिफाई कैसे किया था? सेकेंडरी की इटियोलॉजी को कैसे क्लासिफाई किया था? शाबाश, थैंक यू फातिमा। इंट्राक्रेनियल और एक्सट्राक्रेनियल कॉजेस करे थे। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट पूरा उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। फिर सर्जरीज आ गई हैं आपके पास। सर्जरीज कौन कौन सी है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की सर्जरीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? सिर्फ मैंने बताया, नाम याद रखने जरूरी है। बहुत एडवांस आप चलेगा। क्रियोटमी तो इवेंचुअली करेंगी ना, उसके बाद प्रोसीजर। क्रेनियोटमी मतलब आपने स्कल बोन रिमूव की, ठीक है, ये जनरलाइज टर्म है। रिमूव करके किया क्या? डिकम्प्रेशन किया, कंप्रेस हुई है तो डिकम्प्रेशन किया, क्रायो सर्जरीज की, ठीक है, गामा नाइफ एब्लेशंस की। ये सिर्फ प्रोसीजर्स के नाम है। अगर तुम लोग को इसमें इंटरेस्ट है, जो कि मुझे नहीं लगता किसी को है, तो मैं सर्जरी की डिटेल्स या इसकी वीडियोस भी दिखाऊंगी अगर किसी को इंटरेस्ट हो। लेकिन अभी हमारे थर्ड ईयर के लेवल पे काम की नहीं। अगर नॉलेज के लिए चाहिए तो अच्छी बात है। ठीक है, न्यूरैल्जिया वापस वापस इसलिए बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है। अभी तुम लोग का थर्ड टर्म 20th को है, 20th to 27th आपका थर्ड टर्म एग्जाम है। अभी से बता रही हूँ, नहीं करती, टाइम कम है। सही है, बहरहाल सितंबर, ये सितंबर इस महीने का 20th सितंबर। यार तुम लोग वाकई नहीं पढ़ने में मजा आता है, ये समझ नहीं आती मेरी पढ़ाया हुआ। ऑनलाइन समझ नहीं आता, ऐसे फिजिकल क्लास में समझ आता है। सॉरी, यार रिवीजन हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैं अगर अभी ये कंप्लीट करा देती ना, मेरे पास है हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया और ऑफिशियल पेन्स है मेरे पास। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अभी 20 तक हमारा जो मेरा ये खत्म हो जाएगा ना, तो इसमें जो लेक्चर्स आएंगे तो हम रिवीजन कराएंगे। रिवीजन में क्या बहुत टाइम चाहिए तुम लोग को एक एक लाइन दोबारा रेस्ट करानी? अगर मैं लेक्चर दे देती हूँ आज और घर से पढ़कर फिर हम रिवीजन में बस रिकैप्चुलेट करें हर चीज को। सॉरी, मुझे आवाज नहीं। वो बाकी सब रिविजन करा रहे हैं आप लोग को? उनका सिलेबस खत्म हो गया होगा ना? अब ऐसा है कि हमारी ना एक स्टडी गाइड होती है टीचर्स को, जो दी जाती है हर डिपार्टमेंट को। तो उसमें ना आपका एकेडमिक कैलेंडर होता है। एकेडमिक कैलेंडर में आपकी डेट्स पहले से लिखी हुई होती है हर एग्जाम की। तो एग्जाम उस टाइम लेना ही लेना है, वरना हम एमसी को कुछ नहीं दिखा सकते हमने टर्म एग्जाम्स कराए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब के कि नहीं। तो वो तो होगा ही होगा। एग्जाम तो एग्जाम की टाइम, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ रिवीजन पे तुम लोग का किस दिन करा सकते हैं। तुम लोग का सैटरडे ऑफ होता है? मेरी ना ये टीचिंग का फर्स्ट
जल्दी पहली दफा टीचिंग करी हूँ, तो मुझे ना उसका आइडिया नहीं है। मैंने जब बीडीएस किया था तब जेएसएम फॉर्मेट नहीं था, लेकिन मैं जेएसएमयू का सर से डिस्कस करके ना कैसा पैटर्न है और क्या है उसके हिसाब पे तुम लोग का टर्म एग्जाम जो बनता है वो उसी पैटर्न पे बनता है। तो उनके टेम्पलेट हमें मिल लेना और हम उसी पैटर्न पे उसी टेम्पलेट पे बनाते हैं एग्जाम। और अब बहुत सारे आप लोग के बीसीक्यूज जो है वो रिमूव किए इस वजह से कि वो एक बकायदा स्पेसिस पे टेस्ट रन करके उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं, फिर जो नहीं रिलायबल होता है उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है या जो एग्जाम होता है ना वो तो अच्छा होता है। अब वो फाइनल प्रॉफ में नहीं आ रहा तो ये एक अलग इशू है ना। आ जाएगा। क्या कभी पेपर ऐसा कुछ आता है जो हमने नहीं पढ़ाया हो? ऐसा कुछ आता? वो छोड़ दो, क्वेश्चन नहीं ला, छोड़ दो। जो ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि हमने पढ़ाया ना और एग्जाम में आया, ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि तुम लोग को नहीं आए, तो तुम लोग लेके कहीं ले आया करो कि हम उसको अपने सिलेबस में ऐड कर दें आगे, किसी का भला हो जाए। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन कोई पहले आया हो? अरे मुझे सिर्फ ओरल मेडिसिन का बताओ। हाँ, बातों में लगा दो ना। ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं इसका? यार सारी किताब और किताब से बाहर की निकाल के चीजें तुम लोग को पढ़ा दी, अब इससे आगे कोई अलग से पूछ लेता तो फिर। इसलिए तो नहीं पढ़ाई सर्जरी। अब मुझे कोई, अगर तुम लोग के पास कुछ पास से पड़ जाए तो मुझे लाके खाना, मैं उसके हिसाब का ना एक रिवीजन बना दूंगी, रिवीजन लेक्चर बना दूंगी और फिर उसे पढ़ लेंगे। कैसा? बहरहाल ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हर न्यूरोलॉजी में हम जो यूज करें कार्बामेजेपिन यूज करें। कार्बामेजेपिन की डोज, यार फातिमा बाद में बात कर लेना। इतनी सारी बातें तो मैं कर लेती हूँ, हम लोग की आपस में रह जाती है। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी तुम लोग को। कार्बामेजेपिन की डोज बताएं, क्या रेंज है, हम कितनी डोज से कितनी डोज एक्सीड कर सकते हैं और किसके बाद एक्सीड नहीं कर सकते, कितने एमजी के बाद। 3 दफा रिवाइज कराइए ये बात ऑनलाइन में भी। प्लीज कोई एक बता दो। कार्बामेजेपिन कितनी डोज है जो हम उसके बाद एक्सीड नहीं कर सकते? रेंज है ना एक डोज की, हम पीरियोडिक डोज बढ़ाते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 100 mg से स्टार्ट करते हैं, 1000 से आगे हमें नहीं आना। 100 mg स्टार्ट किया ओडी, देन बीडी, देन पीरियस, देन प्यूरियस। फिर उसके बाद 100 की जगह 200 mg कर देंगे अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा। आई मोस्टली जो है ना पेशेंट को 200 mg पे रिलीफ मिल जाता है। 300 mg 400 mg से आगे अगर फिर भी नहीं मिला फिर हम क्या करते हैं? नहीं, सर्जिकल जब तक पैथोलॉजी नहीं, कोई और ड्रग देते हैं। कौन बोल रहा है ये? हाँ, ड्रग कॉम्बिनेशन, सातों कॉम्बिनेशन में अच्छी ड्रग कौन सी है हमारे पास? कितने ड्रामे हो। टेग्रॉल आपकी कार्बामेजेपिन का ही नाम है, मार्केट नेम है उसका, ठीक है। टेग्रॉल नाम से मिलेगी। इसके साथ देते हैं बैक्लोफिन, ठीक है, बैक्लोफिन देते हैं और फेनिटोइन देते हैं। याद आया? यार तुम लोग भूल जाते हो फिर बोलते हो पेपर नहीं लगता, दिमाग तुम लोग के कमजोर है। इसको रीड कर दो बेटा। बुशरा को नहीं बोला, इसको येलो दुपट्टे वाले। सुन लो, ये पूरी समरी है इसकी, ठीक है। यार क्या मसला है?
ठीक है, थैंक यू। यार पेरोक्सिस्मल का मीनिंग बताओ, 3 दफा बताया ऑनलाइन। पेरोक्सिस्मल किस पेन को कहते हैं? सॉरी मुझे आवाज नहीं आई बेटा। पेरोक्सिस्मल किस पेन को कहते हैं? यहाँ पे किसी को तौफीक हुई है? सो गए होंगे वो तुम लोगों की तरह, जैसे तुम लोग ऑनलाइन में सोते थे। ये क्यों नहीं चल रहा? शाबाश। किसने बोला? थैंक यू। सडन ऑनसेट होता है इसका, इसका कोई प्रोड्रोमल फेज नहीं होता, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज टेम्पोरल आर्थराइटिस। टेम्पोरल आर्थराइटिस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेडिसिन, जनरल मेडिसिन से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड जनरल मेडिसिन और न्यूरो है। ठीक है, हो गई बात। है टेम्पोरल आर्थराइटिस क्या है, किसी को आइडिया? पेशेंट देखा है कभी? आइटिस जहाँ आ गया इट मीन्स के इन्फ्लामेशन है। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी की इन्फ्लामेशन को कह रहे हैं। इससे क्या होता है आपका, क्योंकि हम ओरोफेशियल पेन पढ़ रहे हैं, तो ओरोफेशियल पेन जिस जो जो पेन आते हैं हम वो सारे उनका ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है जो बीच में ज्यादा जिन पे फोकस कर रही है, जैसे बेल्स पाल्सी, ट्राइजेमिनल न्यूरैलिया, माइग्रेन्स है, टीएमपीडीएस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल आर्थराइटिस बीसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि है तो वो ओरोफेशियल रीजन का ही, यूनिलेटरल है, और है कैसा, टेम्पोरल रीजन को इसने ज्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है। कभी पेशेंट देखा इस तरफ का, बहुत यहाँ की टेम्पोरल आर्टरी बहुत सूजी हुई होती है और बहुत प्रोमिनेंट हुई हुई होती है, कोई इंसान के ऐसे? यूजुअली सबसे ज्यादा ही फीमेल्स में होता है, और फीमेल्स में कब होता है? आफ्टर 50। फीमेल 50, ये रेज हुआ होता है 50 से अब। होता क्या है, इस टेम्पोरल रीजन में बहुत शदीद पेन होता है। ये जो टेम्पोरल आर्टरी ये स्वेलअप होके बहुत बहुत विजिबली नजर आ रही होती है। पूरी इसका कोर्स आप नजर आप देख के ना इसकी एनाटॉमी बता दे से कहाँ जा रही है, इतनी स्वेलिंग हुई होती है इसमें। ठीक है कैसा, यूनिलेटरल पेन है, हाफ हेड रीजन में है, इसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाती है और सब्सिक्वेंट ब्लाइंडिंग हो सकती है, इसी कॉम्प्लिकेशन की जरूरत है। ठीक है, कैसा है, टेम्पोरल आर्टरी जो विजिबल हो जाती है पूरी इस यहाँ तक नजर आती है। हेमीफेशियल पेन होता है इसमें। ये क्यों आया है? Temporal arteritis is a systemic inflammatory vasculitis of unknown etiology that occurs in older female patients में होता है and can result in wide variety of systemic neurologic and ophthalmologic complication. Neurologic, ophthalmologic और systemic complications. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सरसरी से पढ़ लो। पेन की नेचर कैसे है, थ्रोबिंग पेन है, सिवियर पेन है, जिसमें है ये भी, और इसमें एक और फीचर आता है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट आएगा बोलेगा मुझे जॉ में बहुत पेन हो रहा है, जॉ क्लॉडिकेशन कहते हैं, एकदम से जॉ उसको लगेगा अटक गया है, खुल नहीं रहा या बंद नहीं हो रहा, इतना ज्यादा जॉ में पेन होता है। बायलेटरल कभी होता है, कभी यूनिलेटरल। पेन यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल ही जॉ करेगा, पेशेंट क्यों नहीं कर पाता। अब वो तुम्हारे पास इस पेन को लेकर आएगा और आप समझोगे टीएमपीडीएस है, फेशियल नर्व का पेन हो रहा है, ट्राइजेमिनल का पेन हो रहा है, विजन का पेन हो रहा है, हम ये सब समझते रहेंगे, हम समझेंगे रेफर्ड पेन हो रहा है। लेकिन हम जब उसकी हिस्ट्री देखेंगे या उसकी डायग्नोसिस करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करवा के, तो दूसरा साइन टेम्पोरल आर्टरी स्वेलिंग मिलेगी। तीसरा हम देखेंगे अगर वो फीमेल है और 50 प्लस उसकी एज है और उसका ईएसआर 50 अबव है, रेज हुआ है, ईएसआर का ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये जो है इसका श्योर श्योर, जैसे मतलब पहला टेस्ट जो डॉक्टर लिख के देगा, पेशेंट अभी हम देंगे पहला टेस्ट लिख के देगा ईएसआर। ईएसआर अगर 50 से ज्यादा होगा तो डायग्नोसिस हमारी कहाँ डायरेक्ट हो जाएगी, टेम्पोरल आर्टराइटिस की तरफ। ठीक है, इसके फीचर्स बहुत बहुत इजी है। स्वेलिंग है टेम्पोरल आर्टरी की, इन्फ्लेमेशन है, जॉ क्लॉडिकेशन है, थ्रॉबिंग पेन है जो प्रोक्सिस्मल भी है और सिवियर भी है। ठीक है, पेशेंट को ब्लरिंग ऑफ विजन है, यूनिलेटरल पेन भी यूनिलेटरल है, अगर ब्लाइंडिंग खुदा ना खास्ता हो जाती है तो वो भी इसी का फीचर आ गई। ठीक है, पेन ज्यादातर किस तरफ है, टेम्पोरल रीजन से
जहां जहां टेम्पोरल आर्टरी कोर्स है, एयर के सामने तक होता है। ठीक है, इस तरह का क्लासिक नजर आता है। ऐसा कभी, सॉरी, अच्छा लकवा, तुमने एक चीज अच्छी याद दिलाई। इसको हम बोलते हैं यार लकवा को क्या बोलते हैं? नहीं यार, अम, मुझे याद नहीं आ रहा इसका अंग्रेजी। यार लकवा को स्ट्रोक होता है मेरे ख्याल है। स्ट्रोक होते हैं जिसमें ये हेमी पैरालिसिस हो जाता है, बंदे को आधी बॉडी का पैरालिसिस हो जाता है। तो मैं आपका फालिज, फालिज और लकवा एक ही होता है है ना? वो है, मुझे लगता है कि मिक्स हो गया ना सारा। क्यों बताया तुमने? देखो, स्ट्रोक और बेल्स पैल्सी में क्या डिफरेंस है? सीजर नहीं होता। स्ट्रोक की हेमी पैरालिसिस पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। फेशियल पैल्सी में सिर्फ फेस इन्वॉल्व होता है। एपिलेप्सी मिर्गी है, एपिलेप्सी अलग है। मुझे यार, ये मुझे नहीं पता, सॉरी। पता करिए किसी न्यूरो वाले से। बहरहाल, सॉरी, ये टेम्पोरल आर्टरिटिस में कैसी क्लासिक पिक्चर है ये उसका? टेम्पोरल अगर ऑस्की में आता है या ऑस्पी में आता है आपका, तो आपको ऐसी क्लिनिकल पिक्चर देंगे। ठीक है, फिर इसमें आपका टेम्पोरल आर्टराइटिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं? प्रेजेंटिंग फीचर्स कैसे कैसे होते हैं, इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं बायोमेक्सी में। तो पहला सवाल हो जाएगा कि आप इस क्लिनिकल पिक्चर को एक्सप्लेन करें। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स इसमें देख लें, कोई रीड कर दो जल्दी से, मुझे नहीं देख रहा। सालेहा, दिख रहा है बेटा? मुश्किल से दिख रहा है? इसको वो कैसे, इसको आराम से दिख रहा है? ऊंचा बोलना प्लीज। सुन लिया सबने जो मैंने आपको इससे पहले बताया है आसान जबान में, वही अंग्रेजी में। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या ट्रिगर फैक्टर क्या है यार? पेरोक्सिस्मल है तो इसका ऐसा कोई ट्रिगर फैक्टर होगा भी नहीं। जो मैंने आपको बताई है, डायग्नोसिस में दो चीज और इसमें एडिटिव एडिशन लिखी हुई है। एक मैंने आपको ईएसआर बता दिया, और क्या लिखा हुआ है इसमें? ठीक है, बायोप्सी में क्या मिलेगा? जाइंट सेल्स। शाबाश। यार आप लोगों को कुछ याद है कि मैंने असाइनमेंट कब दिया था?
9 जून। ठीक। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे है इसका? प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड, स्टेरॉइड फॉर 2 इयर्स। अच्छा लग रहा है 2 इयर्स स्टेरॉइड देखकर? इतनी लॉन्ग टर्म देनी चाहिए? स्टेरॉइड्स के बारे में क्या कहते हैं कि मैक्सिमम कितने टाइम के लिए देनी चाहिए? 2 वीक्स। तभी हम लोकल के सिस्टमिक देते हैं ना। वैसे तो हम प्रेफर नहीं करते कि हम स्टेरॉइड्स दें पेशेंट को, लेकिन अगर हम दें तो हम 2 वीक से ज्यादा नहीं देते। जैसे हम लोकल कौन सी स्टेरॉइड देते हैं पेशेंट को अल्सर्स में? लोकल स्टेरॉइड देते हैं ना पेशेंट को अल्सर्स में लगेगी, प्रेडनिसोलोन जेल्स और बेसिस। मार्केट नेम बताओ। कैनालॉग कभी इस्तेमाल किए? कैनालॉग तो हर किसी ने इस्तेमाल। अच्छा, कैनालॉग जो है स्टेरॉइड बेस्ड है, जो हम अल्सर्स में देते हैं पेशेंट को जब रिजॉल्व नहीं हो रहे होते। ठीक है, हम कोशिश करते हैं वो भी 2 से ज्यादा नहीं है। अब चूंकि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट सेल इन्वॉल्व हुए हैं, तो फिर लॉन्ग में स्टेरॉइड देनी पड़ती है। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स बता दो जल्दी से। सबसे फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड आपका स्टेरॉइड, स्टेरॉइड से फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर क्या साइड इफेक्ट आता है जो पेशेंट लॉन्ग टर्म ले रहे होते हैं? सबसे पहले क्या होता है उनको? अभी कोविड में भी स्टेरॉइड जिन जिनको दिए उनको क्या हुआ है? फंगल इन्फेक्शन, शाबाश। फ्रीक्वेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। जब भी किसी पेशेंट को ज्यादा स्टेरॉइड्स देते हैं, सबसे पहली चीज जो उसमें होती है वो डायबिटीज मेलाइटिस होती है। हमारे मोस्टली कोविड पेशेंट्स जो वेंट तक चले गए थे और जो वेंट से वापस आए, उनको ट्रीट करने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स के तौर पे स्टेरॉइड्स दिया गया, और सबसे पहला क्या है कि वो डायबिटिक हो गए उसके बाद। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली डायबिटीज मिला है। ठीक है, फिर इसके अलावा बोन प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एक्नी हो जाता है, आर्थराइटिस, यार क्या है, ये स्किन इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्यों होते हैं? फंगल इन्फेक्शन क्यों होते हैं स्टेरॉइड पेशेंट को? इम्यूनोसप्रेशन की वजह से, शाबाश। अच्छा, टेम्पोरल से क्लासिक फीचर्स ये हैं, जिसमें हम इसको हमने नेमोनिक बना के कर लिया है। फीमेल होगी, 50 होगी उसकी एज, या 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा उसका ईएसआर होगा, और एक प्रोटीन होता है जो आपको बायोप्सी में मिलता है, वो मिलेगा। फर्म टेम्पोरल आर्टरी मिलेगी, फेस में पेन मिलेगा, और फ्लू लाइक इलनेस मिलेगा। ठीक है, अगर अब हमारा आप लोग का पेपर ना ऐसी की होता नहीं, तो डिटेल आंसर याद करने का फायदा नहीं है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। उसूलन होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके सारे एग्जाम एफसीपीएस एमसीपीएस आपके थ्योरी बेस से रिटन है, और वो 2-2 घंटे के हैं। एफसीपीएस एमसीपीएस के एग्जाम जो है वो 2.5-2.5 घंटे का एक पेपर होता है यार। बहुत नॉनसेंस है, बहुत ही मुश्किल एग्जाम है। 6 घंटे का एग्जाम होता है, थ्योरी बेस एग्जाम है। 10 मार्क का एक क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन। एफसीपीएस में भी, एमसीपीएस में भी, एमडीएस में भी। मैंने एमडीएस किया तो मेरे पास भी थ्योरी था, लेकिन हमारे थ्योरी जो है ना, एससीक्यूज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमारा पेपर इतना लेंथी नहीं है। और भी तो अलग होता है, उसका तो पूरा दिन होता है, 2 दिन आप एग्जाम सेंटर में ही रहते हो। तुम लोग के नहीं होते ना। मैं वैसे गई, तुम लोग की प्रैक्टिस फिर इस तरह खराब हो जाएगी अगर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो। या तो ये पूरा सिस्टम ही बीसीक्यूज पे लेके जाए, पूरे सिस्टम लेके नहीं जाते, आधा सिस्टम लेके जाते हैं, बाकी बच्चे फंस जाते हैं। अब तुम लोग जो नए बच्चे निकलते हैं, तुम लोग एसीपी एमसीपी में फंस जाते हैं, लिखने की आदत खत्म हो जाती है ना, स्ट्रक्चर करना नहीं आता। नेक्स्ट आ गया हेडेक्स। अच्छा, हेडेक की टाइप्स लिखी नहीं यहाँ पर। सबसे फ्रीक्वेंट हेडेक आप लोग में से किसी को रहता है माइग्रेन या कुछ? क्लस्टर, क्लस्टर होता है। और माइग्रेन किसको होता है? सबसे बुरे जो है माइग्रेन का। खैर स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, 11:55 है।
यार हमारे पास माइग्रेन रह गया है। दे दो यार, पेपर, एक पेपर दे दो। और मुझे मैं अटेंडेंस पूछूंगी यहाँ पे, जो चैट बॉक्स में जो प्रेजेंट लिखेगा अपना, फिर उसका मार्क करूंगी, ठीक है? यार क्या कर रहे हो उमर, अटेंडेंस लिख रहे हो? कैसे लिख, ऑनलाइन वालों की कैसे लोगे? फिजिकल वालों के लिए, ऑनलाइन वालों की मैं रोल नंबर कॉल कर रही हूँ, सब लोग बढ़ाते जाएं, रोल नंबर 1 2, बल्कि रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखते, जितने लोग भी प्रेजेंट है, कितने यार इसको बंद करो। यार ये रोल नंबर्स भी लिख लो जितने भी यहाँ पे है ना। उमर, ये जो रोल नंबर्स है ना, अभी कोई ऑफलाइन नहीं जाए, ऑनलाइन वाले बच्चे, इन रोल नंबर्स को भी लिख लो यहाँ पे।